तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के वीडियो में वीडियो डिटेल के जो नंबर्स आए हैं उनका कॉन कॉल हो गया है। क्या ट्रेजेक्टरी रहती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो डिटेल को आप देखोगे बहुत समय से 2-3 सालों से काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 2-3 साल देखोगे इनके स्टोर काउंट कुछ 100 से लेकर 120 स्टोर से वो आज बढ़ के कुछ 350 इवन 400 स्टोर तक पहुंच गए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। और आप देख रहे हो इस जर्नी में बिजनेस ने काफ़ी अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत सारे इन्वेंट्री वगैरह पे काम किया है और कंसिस्टेंटली पूरा परफॉर्म करते आ रहा है। तो समझते हैं इनके नंबर्स कैसे आए हैं और क्या क्या हमें डाउट्स होते हैं, उन चीज़ों को भी जानने की एक कोशिश करेंगे। तो अगर आप नंबर्स को देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कैसे नंबर्स आए हैं, अगेन वही जो ये लोग कंसिस्टेंट देते हैं। आपका टॉप लाइन 58% पे ग्रो किया है। ग्रॉस प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है। डिक्लाइन क्यों दिखा है? बिकॉज आप देख रहे हो जो भी जियो पॉलिटिकल इशूज हैं उसके कारण आपके जो धागे वगैरह जो होते हैं उन चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो इनको कुछ 5 या 6% का दाम वहाँ पे बढ़ा है। तो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है उसका थोड़ा सा प्रेशर इनको दिखता है। तो उस कारण आपका जो ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज होता है वो आपका घट के 28.6% हो गया है, जो कि आपका देखोगे लगभग 29 से 30% के बीच में रहता है। ये चीज होगी। अब अगर आप एबिटा देखोगे, एबिटा में आपको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। बाकी पैट अगर देखोगे तो सिंस पहले इनके कुछ इंडेस अकाउंटिंग वगैरह की चीजें इन्होंने चेंज की है, तो पैट में आपको दिखता है 70% पे ग्रो किया है। तो ये पूरा इन बिजनेस के नंबर्स वगैरह के बारे में हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी नंबर्स के डिटेल में चलते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं वॉल्यूम ग्रोथ की। तो आपने ये देखा कि कंपनी जो है, कंपनी आपका एक रिटेल मॉडल पे काम करता है। वहाँ पे आपका वॉल्यूम ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें अगर आप देखोगे कंपनी की मोर देन 90% जो ग्रोथ है वो आपके रिटेल मतलब वॉल्यूम ग्रोथ से ही आ रही है, जो कि अगेन आपको एक अच्छी चीज बताता है कि बिजनेस में आपको जो इनके फुटफॉल्स वगैरह हैं शॉप्स पे वो आपको काफी दिखता है। तो पहली चीज ये हो गई। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने आपसे बात किया कि ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो कंपनी वही बात करता है कि आने वाले क्वार्टर में लगभग ये लोग 5 से कुछ 7% के बीच में अपने प्राइस का इंक्रीज लेने वाले हैं। उससे क्या होगा, आपका आने वाले क्वार्टर के अंदर ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आपका अकम्पेंड हो जाएगा आपका वैल्यू ग्रोथ से। तो उससे क्या होगी, इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपको अगेन 29 से 30% पे जाती हुई दिखती है यहाँ पे। अब चलिए आपसे बात करता हूँ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो देखिए अगर आप वी टू रिटेल को देखोगे पिछले 2-3 सालों में इन्होंने अपने स्टोर्स को लगभग 2x 3x इस तरह का कर लिया है। तो उस समय में आपने ये देखा कि इनके जो पुराने स्टोर्स है, मतलब जो मैच्योर स्टोर्स है, उनकी मात्रा कम हो गई है जब आप उसको नए स्टोर से कंपेयर करते हो। तो उस कारण क्या हुआ है, जो इनकी मैच्योर स्टोर्स है वहाँ पे आपका बेसिकली सेल्स पर स्क्वायर फीट जो होता है वो आपका मान लो 1,070 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। एवरेज की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टोर्स ऐसे भी होंगे जिनका एवरेज सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो आपका 1,000 रुपीज से कम होगा। कुछ के ऐसे भी हैं जहाँ पे आपका 1,500 से 1,700 रुपए के बीच में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो इनके पुराने मैच्योर स्टोर्स है वो आपकी ऑलरेडी एक बहुत ही मतलब हाईली एक्सीलेंट आप मान सकते हो उस कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप इसको बाकी कंपनियों से कंपेयर कीजिए। आपका ये बाजार स्टाइल होता है, वी मार्ट वगैरह, इनसे आप कंपेयर करोगे ना तो वहाँ पे आप देखते हो उनका अप्रैल भी रहता है। कुछ आपका बाकी मर्केंडाइज वगैरह जो आपकी ये मतलब परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना, बाकी सारी चीज़ें ये बिकती है। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे जो आपका वीडियो रिटेल है इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो आपका मच हायर है जो आपके मैच्योर स्टोर होते हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि जो आपके मैच्योर स्टोर्स हो गए उन पे आप और कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकाल पाओगे उसकी आपकी प्रॉबिलिटी जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। बिकॉज एक स्टोर है उसकी एक पर्टिकुलर साइज है ना, तो आप उससे कितने कपड़े बेच पाओगे, चाहे आप मान लो 2 टियर मतलब अलग अलग लेवल्स पे कपड़े लगा दो। तो एक हर चीज़ की एक मतलब लिमिट होती है ना उस पर्टिकुलर साइज के अंदर, तो वो उतने कपड़े बेच बेच पा रहे हैं। तो वहां पे आपको दिखेगा कि सेल्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो कंपनी का जो गाइडेंस होता है वो आपका 8 से 10% के बीच में होता है। तो कंपनी वहीं पे गाइड कर रहा है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखोगे तो लगभग 7.5% के आसपास आया है। कंपनी पूरे साल के अंदर वही कहता है कि इसको हम लोग 8 से 10% के बीच में रखने की बात करते हैं। तो ये पूरा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो अगर आप बहुत ही ग्रैनुलर वे में देखोगे तो आप कह सकते हो कि इनका गाइडेंस यहाँ पे मीट नहीं हुआ है। बट अगेन अभी H2 का सीजन आएगा जहाँ पे आपके फेस्टिवल सीजन होती है और जहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी डिमांड रहती है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा हमें ट्रैजेक्टरी कैसी दिखती है। तो ये पूरा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में हो गया। अब चलिए बात करता हूँ आपसे स्टोर वगैरह के बारे में और सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में। तो देखिए अब जो टोटल स्टोर ओपनिंग की इनका गाइडेंस है, तो ये लोग बात करते हैं FY 26 के एंड में ये लोग लगभग 500 स्टोर्स करने की बात करते हैं। FY 27 के एंड में लगभग 500 स्टोर्स करने की बात करते हैं। FY 26 देखोगे तो वहाँ पे लगभग 300 350 स्टोर्स इनके पास हुआ करते थे। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने ऑलरेडी लगभग मानो 57 स्टोर्स खोल दिए हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से तो ऑलमोस्ट 200+ स्टोर्स आते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनका जो पूरा FY 27 का गाइडेंस है, इन्होंने लास्ट ईयर QIP किया था, 400 करोड़ रुपए वहां से मार्केट से उठाए थे। उस पैसे को डिप्लॉय कर रहे हैं अभी एज अ पे मास्टर के रूप में। जो अपने इनका पेबल डेज वगैरह कम होता है उन चीज़ों पे हम आते हैं। बट उसके उसके वाया क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने स्टोर की ओपनिंग के टारगेट को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ये लोग लगभग 170 से लेकर 200 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। क्वार्टर 1 में इन्होंने ऑलरेडी 57 स्टोर्स खोल दिया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनका अगर आप देखोगे ना मतलब पूरा FY 27 जो है यहाँ पे कुछ इनको कितने स्टोर्स खोलने हैं, 120 स्टोर्स और खोलने हैं। बाय द एंड ऑफ दिस कॉन कॉल आई थिंक इनका 400 स्टोर्स ऑलरेडी हो गया है। तो इनको आने वाले कुछ समय में जितने भी स्टोर्स खोलने हैं उसकी ट्रैजेक्टरी में ये लोग आगे ही चल रहे हैं एक तरह से। तो इनका जो स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है वो बिल्कुल इन ट्रैक है। बाकी सेल्स पर स्क्वायर फीट जो होता है इसके बारे में क्या ट्रैजेक्टरी है, इसको
एक जो कंसर्न इस कंपनी के केस में सभी का ये आता है कि इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट की जो ट्रैजेक्टरी है वो आपकी कम हो रही है। बिकॉज अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो लगभग 5-6 क्वार्टर का जो मैंने डेटा आपको दिखाया था, जब इनका बिजनेस अपडेट आया था, तो आप वहां पे भी आप देख सकते हो, तो इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट कम हो रहा है। अब ये कम क्यों हो रहा है, इसका अगेन वही कारण है, जो आपके जो स्टोर्स नए नए तेजी से खोले गए हैं, तो आप देखोगे ना, तो वो तो आपका कम हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि भाई इनका जो नया स्टोर्स है वो कितने एबिटा पॉजिटिव है या नहीं है, कितनी मतलब कितने अच्छे से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी जो बात करता है, अगर इनका जो नया स्टोर्स है वो अगर 700 रुपये से ज़्यादा एबिटा में कंट्रीब्यूट करता है फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो वो इनका एक तरह से मान लो स्टोर आपका सही तरह से काम कर रहा है। तो वो चीज़ है। अब अगर आप इनका पूरा टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स भी देख लोगे ना, जो भी इनके 381 से लेकर 400 स्टोर जो भी हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इनका जो भी सेल्स पर स्क्वायर मतलब सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है नए स्टोर्स में भी, वो आपका 740 रुपये 750 रुपीज इस तरह का चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो भी आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स वो भी आपका अच्छा काम कर रहा है। तो ये पूरा सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में हो गया। बाकी इस चीज़ों के और डिटेल में नहीं जाते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में अच्छे से समझा है इन चीज़ों को। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेटवर्किंग कैपिटल डेज के बारे में क्या है, और इससे पूरे इस साल का कैसे ये लोग कैश फ्लो पॉजिटिव होने वाले हैं, कैसे इस साल में कितने कितने स्टोर्स खोलने में कितना रुपया लगने वाला है, उन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, अगर आप नेट वर्किंग कैपिटल देखोगे ना इस बिजनेस का, तो नेट वर्किंग कैपिटल डे आपका कैसे डिटरमाइन होगा, तो वो आपका दो तीन चीज़ों से बना होता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, वो आपका बना होता है रिसीवल डे से। अब रिसीवल डेज आप देख रहे हो कि रिटेल मॉडल है, तो वहाँ पे आपका रिसीवल होगा नहीं, बिकॉज जो कस्टमर है वो आपका तुरंत पैसे देता है। तो रिसीवल की बात खत्म हो गई। बात करते हैं इन्वेंट्री पे और बात करते हैं क्रेडिटेड डेज पे। तो अगर आप इन्वेंट्री को देखोगे तो Q4 के अंदर इनके इन्वेंट्री बढ़े थे। और दूसरा चीज़ क्या होता है, जो जियो पोलिटिकल इशूज आ रहे हैं, और पहले क्वार्टर में इनको ये भी दिखा गया है कि इन्वेंट्री कम होने के कारण ये लोग अपने स्टोर्स पे सेल नहीं ला पाए। कहने का मतलब क्या है, कुछ एथर एनर्जी में जैसा केस होता है ना, कि आपके स्टोर्स पे इतनी डिमांड है कि आपका जो इन्वेंट्री है तुरंत खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपने इन्वेंट्री को पाइल अप किया हुआ है। तो उस कारण आप देखते हो कि इन्वेंट्री डेज जो है वो आपके स्लाइटली बढ़े हुए हैं। तो ये इनका इन्वेंट्री के बारे में ट्रेजेक्टरी होगी। अब क्रेडिटेड डेज जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कंपनी ने क्या किया है, जो पैसे मार्केट से उठाए, 400 करोड़ रुपए लास्ट ईयर में उठाए थे, अब वो पैसे जो हैं धीरे धीरे आपके डिप्लॉय होंगे, आपके मान लो इस पे मतलब स्टोर ओपनिंग पर डिप्लॉय डिप्लॉय होने वाला है। अब क्या होता है, अब स्टोर ओपनिंग तो पूरे साल के अंदर होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसको आप दो तरह से यूज कर सकते हो, जैसे बाकी कंपनियां करती है, उसको एफडी में रख लीजिए, उसके कारण आपको अदर इनकम आता है, उसके कारण आपकी जो ये एबिटा मार्जिन होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। तो वीडियो डिटेल क्या करता है, उसका दूसरे वे में करता है। वो क्या करता है, अपने जो इनके कस्टमर्स होंगे, वेंडर्स होंगे, उनके पास जाता है, उनको पेबल डेज जो होते हैं मतलब क्रेडिटर डेज जो होते हैं उनको जल्दी जल्दी पैसे दे देता है। तो उससे क्या होती है, कंपनी का आप ये कह सकते हो कि वर्किंग कैपिटल डेज जो है, आपका पेबल डेज बढ़ने के कारण नेट वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। बट एट द सेम टाइम आपका जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है आपके वेंडर से, वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो ये अपना पूरा क्रेडिटर डेज पे ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो उस कारण आप देखोगे कि इनका जो क्रेडिटर डेज है वो आपका बढ़ा हुआ है। अब यहाँ से ट्रेजेक्टरी क्या है, जब मैं इन दोनों चीजों को जोड़ देता हूँ, तो नेट अगर आप देखोगे ना, इन दोनों चीज के बावजूद भी मतलब क्रेडिट डेज बढ़ने के कारण बावजूद भी इनका जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है वो आपका इंप्रूव हो रहा है, बोथ आपका ईयर ऑन ईयर एज वेल एज ऑन क्वार्टर। FY 2025 जो है वो आपका पास्ट की बात है, बिकॉज वहाँ पे उतने स्टोर्स खोले नहीं गए थे, बिकॉज आपका इन्वेंट्री डेज भी बढ़िया है। अगर आप इसको FY 2026 से कंपेयर करोगे, तो आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है वो आपका रादर कम हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, बिजनेस जो है अपने अंदर में जो अपना कैश जनरेट कर रहा है, उसकी जो ट्रेजेक्टरी वो आपकी इंप्रूव हो रही है। तो ये पूरा कंपनी के बारे में। अब देखिए, ये जो मैंने डिस्कशन किया, इससे आपकी स्टोर ओपनिंग की चीजें कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, कंपनी अगर आप देखोगे FY 2026 के अंदर आपका कैश फ्लो नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों था, बिकॉज कंपनी बहुत तेजी से अपने स्टोर एक्सपेंशन कर रहा था। अब यहाँ से क्या ट्रैजेक्टरी होती है इस पर्टिकुलर साल की, उसको समझते हैं। तो देखिए, अब अगर आप FY 2027 देखोगे कंपनी का, तो हमको ये पता है कि 170 से लेकर 180 स्टोर खोलने हैं। हर स्टोर को खोलने में इनको लगभग मान लो 2.5 करोड़ मतलब 2 करोड़ से लेकर 2.3 करोड़ रुपए लगते हैं। ऑल्दो उसका दाम बढ़ा है, बिकॉज आपके जो भी जियोपॉलिटिकल इशूज आए हैं, तो उसके कारण जो भी इन्वेंट्री पे खर्चा आता है, आप लीज वगैरह करोगे, तो उसके दाम बढ़े हैं, कुछ 10 लाख रुपए दाम बढ़ गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनका मान लो 2 सवा 2 करोड़ रुपए लगते हैं, और 170 से लेकर 200 करोड़ रुपए, 200 स्टोर्स इनको पूरे साल में खोलने हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको दिखेगा लगभग मान लो 450 करोड़ रुपए जो है इनको पूरे अपने स्टोर्स खोलने पे लगता है। तो ये पहली बात होगी। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ, ये पैसा आया कहाँ से। तो देखिए, ये पैसा आया कहाँ से, तो इसके लिए सिंपली आप ये कर सकते हो कि Q1 का आप इनका EBITDA देख लो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि, तो यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, Q1 में इन्होंने कितना EBITDA अर्न किया है, तो लगभग 139 करोड़ का EBITDA अर्न किया है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, बहुत ही कंजर्वेटिव लेने के लिए, तो आपको दिखा 13 4 52। कहने का मतलब क्या है, 500 साढ़े 500 करोड़ के पास इनके पास EBITDA है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली इनके पास जो इनके स्टोर्स खोलने हैं, उसको खोलने के लिए सारा पैसा इनके कैश फ्लो से आने वाला है। तो इसीलिए कंपनी ये कहता है कि अल्टीमेटली जो हम लोग FY 2027 है वहां पे कैश फ्लो पॉजिटिव होने की बात करते हैं, जो कि अगेन आप देखोगे बिजनेस के यहाँ से जो फ्यूचर फ्यूचर ग्रोथ रेट आने वाली है ना, उसके लिए इनको फर्दर कोई QIP करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। तो क्या दिखा आपने, इनका EBITDA अच्छे से जनरेट हो रहा है, उसके कारण अपने जो इस रैपिड
ग्रोथ की एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो अपने पूरे कैश फ्लो से करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे मैंने आपसे बात किया कि इनका ये जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है, यहाँ पे मैंने आपसे क्रेडिट डेज के बारे में बात किया। तो अभी इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, इसलिए ये लोग अपने क्रेडिट डेज को अच्छे से दे रहे हैं। बट आप ये सोचिए, जब इनको कैश पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग क्या करेंगे, वापस इस जो क्रेडिट डेज है इसको कम कर देंगे। बिकॉज ये तो इन लोग एक तरह से एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हैं ना अपने वेंडर्स को। तो क्या करेंगे, अपने क्रेडिट डेज को कम कर देंगे, तो उससे भी आपको मान लो लगभग 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए जो है आपके इस क्रेडिट डेज को कम करने से मिल जाएगा। तो आपको नेट दिखा कि आपको जो FY 2027 है वहां पे आपका जो मान लो नेट कैश है ना, वो भी आपका मान लो कुछ बाकी, अगर आप डेप्रिसिएशन वगैरह हटा दोगे, फिनांस कॉस्ट हटा दोगे, तो भी आपको दिखता है कि 80 से 90 100 करोड़ रुपए जो है आपका एक तरह से कैश जनरेटिंग इंजन बन जाएगा। तो ये पूरा बिजनेस कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आपने क्या देखा, इनका टॉप लाइन ग्रो हो रहा है। इबिटा पे अभी मैं और आता हूँ। बाकी आपको दिखा मार्जिन सस्टेनेबल है, ग्रॉस मार्जिन जो है वो भी आपके आने वाले क्वार्टर में, जैसे ये लोग आपका ये प्राइसिंग मतलब प्राइस बढ़ा देंगे तो आपको ग्रॉस मार्जिन भी ठीक हो जाएगा। बाकी आपके इबिटा के वगैरह में चलिए बात करते हैं। तो आपने ये देखा अल्टीमेटली क्या है, क्या देखा कि कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ रेट यहाँ से आने वाली है, उसके लिए इनको फर्दर QIP वगैरह करना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ आपसे इबिटा के बारे में। तो देखिए, बेटा मार्जिन्स के बारे में, तो आपने ये देखा कि कंपनी अपने एक हाई ग्रोथ रेट वाले ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ रहा है। तो अब मार्केट को दो चीजें अच्छी नहीं लगती है। पहला ये हो गया, जो सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है वो चीज अच्छी नहीं लगती है। दूसरा, इनका मार्जिन एक्सपांशन क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज पीपल आर सेइंग कि भाई द ग्रोथ इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डी लिवरेज, या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या ट्रेजेक्टरी है, तो कंपनी देखिए पहले ग्रॉस मार्जिन से बात करता है कि भाई 29 से 30% पे रहने वाले हैं। पहली चीज ये हो गई। इबिटा को वहीं पे सस्टेन करने की बात करते हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 40% पे रखने की बात करते हैं। तो ये इनका इबिटा मार्जिन का केस है। अब इबिटा मार्जिन बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसकी क्या ट्रैजेक्टरी है, देखिए कंपनी का क्या हो रहा है, जितना आपका प्रेजेंट स्टोर्स है और जितना जो ओल्ड स्टोर्स है, उसकी जब तक जो प्रोपोर्शन है ना, मतलब जैसे मैं आपको लास्ट क्वार्टर की वीडियो में समझाया था कि बेसिकली क्रिटिकल मास का जो कंसेप्ट है। तो देखिए, इनका क्या हो रहा है कि मान लो आप लगभग 30% जो स्टोर्स है, 30 से लेकर 35% जो स्टोर्स है ना, वो आपके मैच्योर स्टोर्स है। और लगभग 60 से लेकर 66% जो स्टोर्स है वो आपके न्यू स्टोर्स है। कहने का मतलब क्या हुआ, 2/3 ऑफ देयर ऑल स्टोर्स आर न्यू स्टोर्स एंड 1/3 आर देयर मैच्योर स्टोर्स। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये जो बैलेंस है ना, ये आपका मिक्स शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द मैच्योर स्टोर्स, तो वहां पे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज आनी आती हुई दिखेगी। तो कहने का मतलब क्या है, अभी जो कंपनी आपका कैश फ्लो नेगेटिव से कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा है, जो कि बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। दूसरा, जैसे जैसे ये जो मैच्योर स्टोर्स है ना, इसकी ट्रैजेक्टरी बढ़ते जाएगी, तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी के केस में ऑपरेटिंग लीवरेज भी जो है वो आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से आपको मार्जिन एक्सपांशन के फर्दर स्कोप दिखते हैं। बट कंपनी इस बारे में क्या कहता है, कंपनी ये कहता है कि FY 2027 और FY 2028 तक वहां पे तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का उतना मोरलेस स्कोप दिखता नहीं है, बिकॉज कंपनी आने वाले 2-3 सालों के अंदर एटलीस्ट 50% पे ग्रो करने की बात करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर साल ये लोग मान लो 170 से लेकर 200 स्टोर्स खोलेंगे, तो अपकमिंग ईयर जो है वहां पे आपका 250 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। तो वहां पे भी जो आपका मिक्स है ना, बेसिकली जो मैच्योर स्टोर्स है और जो न्यू स्टोर्स है, उसका मिक्स वही आपका मान लो 2/3 और 1/3 ही रहने वाला है। तो ये कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। पोस्ट दैट व्हेन द एक्सपांशन ऑफ न्यू स्टोर्स विल डिक्रीज, मतलब जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट होता है वो आपका मान लो 50-60% पे जो ये लोग जो ग्रो कर रहे हैं, वो आपका घट के मान लो हर साल 300 स्टोर्स आएगा। तो नेट कंसोल बेसिस पे उसका परसेंटेज कम होते जाएगा। तो वहां पे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज इतना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा कंपनी के बारे में है। मैं कुछ और पॉइंट्स देख लेता हूँ। बाकी कंपटीशन वगैरह के बारे में क्या कहते हैं, तो कंपटीशन तो आप बहुत समय से रहता ही है। इतने सारे मार्केट में लिस्टेड प्लेयर्स हैं, बहुत सारे लिस्टेड हैं, बहुत सारे अनलिस्टेड हैं। ट्रेंड है आपका, V2 वी मार्ट, ये सारी कंपनियां हो गई। तो कंपटीशन तो वही होता है। तो कंपनी वही कह रहा है कि अभी अपने पूरे मार्केट शेयर को कैप्चर करने वाले फेज में चल रहा है, तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये पूरी बात होगी। अब गाइडेंस के वगैरह के बारे में मैंने बात कर लिया है। टॉप लाइन 50%, ग्रॉस मार्जिन 29 से 30%, एबिटा आपका 14% पे रहने की बात है। तो ये बाकी चीज है। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपका ग्रॉस मार्जिन घटने का एक और कारण था, बेसिकली अधिक मास जो होता है, उसी कारण क्या हुआ है, जो इनका ये होता है ना, मतलब ये जो एमआरपी पे सेल्स होती है वो आपका 92% से घट के 90% पे आ गया, जो कि आने वाले क्वार्टर में ये लोग वही कहते हैं कि वापस वापस आपका वो बढ़ के अगेन 92% पे चला जाएगा। तो ये पूरी बात होगी। सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में हमने ऑलरेडी काफी बातें कर ली हैं। वर्किंग कैपिटल के बारे में आपसे बात कर लिया मैंने, कैश फ्लोज के बारे में बात कर लिया। अब मैं आपसे क्या करता हूँ, इनका जो फॉरवर्ड वैल्यूएशंस वगैरह है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज वहाँ पे भी एक हल्का सा कैच है। तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ सिंपली। तो देखिए, ये मैंने आपका क्वार्टर वन का जो कंसोल स्टेटमेंट है उसको लिया है। हम लोग प्री एंड एस वगैरह पे नहीं जाते हैं, जो भी कंपनी के लिए चलता है उसको ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी आपने ये देखा कि यहाँ पे आप एक लाइन आइटम को देखो, बेसिकली एक्सेप्शनल आइटम। तो आप ये देख रहे हो कि FY 2026 के अंदर, आई थिंक Q2 या Q3 के अंदर, आई थिंक Q3 तक, वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने जो भी इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, इसके लिए आप मेरी कोवर्किंग वगैरह की वीडियो देखिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो एक्सेप्शनल आइटम जो है उससे आप इनको 27 करोड़ रुपए पैसे मिले थे, तो वो एक वन टाइम एक तरह से गेन हो गया ना। तो इनको आपको दिखेगा कि FY 2027 जो है वहां पे वो वन टाइम गेन नहीं दिखेगा। तो इससे हमको ये अपना जो भी प्रोजेक्शन करेंगे उसमें हमको ये चीज लेके चलनी है। तो हम लोग चलिए अब कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स पे चलते हैं।
तो आपने ये देखा कि टॉप लाइन जो है वही आपको हमको लेना पड़ेगा, 50% पे ग्रो कर रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट ही वही कहता है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो आया, चलिए वो तो एक्स्ट्रा एड ऑन है। बाकी ग्रॉस मार्जिन है उसको भी स्टेबल बनना पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेटिंग लिवरेज आपको मिल नहीं रहा है। बाकी प्राइसिंग का इंपैक्ट आपको दिखेगा कुछ आने वाले क्वार्टर के अंदर, तो कितना बढ़ता है वो तो चलिए देखना पड़ेगा। EBITDA मार्जिन जो है वो भी कंपनी वही कहता है। ये पूरा आपका डिपेंड करेगा। जैसे मानो आप देखो क्वार्टर 1 है वो आपको 14% पे आया है, लेकिन जो FY 26 था ना वहाँ पे अगर आप मार्जिन देखोगे तो 14.9% आया है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं मॉडल कर रहा हूँ 14%, तो मैं ऑपरेटिंग डीलिवरेज लेके चल रहा हूँ। अब इसमें क्या होती है, क्वार्टर 1 जो है वो आपका एक सीजनली वीक क्वार्टर है। तो जैसे हमें ज्वेलरी कंपनियों में बात करते हैं ना कि जो आपका H2 होता है वहाँ पे आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसी कारण आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फेस्टिवल टर्न्स आउट, बिकॉज आपका जो कुछ फेस्टिवल जो है वो आपका क्वार्टर 2 से शिफ्ट होकर क्वार्टर 3 में जा रहा है। तो जैसे लास्ट ईयर हुआ था ना, वो नॉर्मलाइज सेल्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, तो कुछ वैसा कंसेप्ट आपको इस ईयर में भी होता हुआ दिखता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पूरा आपका अपकमिंग क्वार्टर है वो कैसा प्ले आउट होता है उसके बेस पर डिपेंड करेगा कि इनके मार्जिन 14% रहते हैं या 14.5 रहते हैं या 15% रहते हैं, उसी जो भी पूरा डिपेंड करेगा। तो कंजर्वेटिवली अगर मैं 14% ही लेके चलूँ तो आपको दिखेगा कि टॉप लाइन अगर 50% पे ग्रो कर रहा है तो आपको EBITDA दिखेगा मान लो 45% पे ग्रो कर रहा है, 40% पे ग्रो कर रहा है। अब ये 40 से लेके मान लो 55-60% पे ग्रो करेगा, वो डिपेंड करेगा कितना एक्जैक्टली मार्जिन रहता है। अब बाकी मैं बात करता हूँ पैट के ऊपर। तो देखिए पैट अगर आपको दिखेगा तो आपको दिखेगा FY 26 में ड्यू टू दिस एक्सेप्शनल आइटम ये आपका पैट आ गया था 5.3%। अब ये तो सस्टेनेबल है नहीं, तो उस कारण आप देखोगे इनका जो पैट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो आपको दिखेगा मान लो 25 से लेकर 30% के बीच में। बिकॉज अगर आप निकालोगे ना तो 162 करोड़ से अगर आप इनका पैट प्रोजेक्ट करोगे बाय रिड्यूसिंग दिस एक्सेप्शनल आइटम, तो आप देखोगे लगभग इनका पैट मान लो 200 करोड़ से लेकर 210 करोड़ के बीच में आने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ऑपरेटिंग लेवरेज दे गेट इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। तो ये पूरा इनके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के बारे में है। तो इसके बेस पर अगर आप इनका फॉरवर्ड पी वगैरह निकालोगे ना तो आप देखोगे परसेंट इनका जो पी है वो आपका आई थिंक 40 से लेकर 45 के बीच में होगा। और डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कैप दे है, तो उसके बेस पर अगर आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे तो आपको मिलेगा वही मान लीजिए 35-36 के आसपास मिलेगा। और कंपनी ग्रो कितने भी कर रहा है, आपका 50% पे ग्रो कर रहा है, इवन व्हेन दे आर नॉट गेटिंग द ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला तो ऑफकोर्स उससे आपकी जो पैट ग्रोथ है वो भी आपकी आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई दिखती है। तो उसके बेस पर अगर आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे तो 34-35 के बीच में आने वाला है। पेग रेशियो निकालोगे ऑफकोर्स आपको उससे कम ही मिलने वाला है, 1 से कम। काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है, वहां पे आपको पेग रेशियो कम मिल रहा है, आपका मार्जिन में भी सब कुछ स्टेबल है। तो ये पूरा कंपनी के बारे में है। तो अभी आपको यहाँ पे इस कंपनी के केस में आगे जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें कैसे दिख रही है। कंपनी का कैश फ्लो इस साल में पॉजिटिव होने वाला है, वो हमें आने वाले क्वार्टर में वो मोमेंटम देखना है। न्यू ग्रोथ के लिए इनको नया केपेक्स वगैरह, मतलब नए केपेक्स वगैरह के लिए इनको मार्केट से कुछ पैसा लेना नहीं पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, जब ये लोग कैश जनरेट करना शुरू कर देंगे तो इनका जो क्रेडिटर डेज है ना, उस मतलब जैसे ये लोग पे मास्टर के रूप में काम करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कैश हुआ उसको ये लोग जो पे मास्टर के रूप में काम करना है उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें आगे जाके देखनी पड़ेगी। बाकी जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है वो आपको देखते हुए चलना है किस तरह से ट्रैजेक्टरी रहती है। वही जो एक कंसर्न तो नहीं है, जो भी आप कहेंगे जैसे जैसे इनकी नई स्टोर्स मैच्योर होगी तो वो आपको बढ़ता हुआ दिखने की जो ट्रैजेक्टरी है वो हमें आने वाले क्वार्टरों के अंदर, 1 साल के अंदर देखना पड़ेगा। तो ये पूरा कंपनी के केस में है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी देखते हैं जैसे ये लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं, लेट्स होप कि आने वाले क्वार्टर में भी ऐसा परफॉर्म करते रहे। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को पॉज करते हैं। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। अरमान को डिस्कस करना है आज, और आपका मनोरमा इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।